हेलो। ओके, चलो लेट्स बिगिन। ठीक। चलो भाई, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द फेमस क्लेप्साइड्रा प्रॉब्लम। और sorry, cut that, we'll go again. Clepsydra, that's the pronunciation. Okay, we'll go again. चलो भाई, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द फेमस एंड द वेरी ओल्ड क्लेप्साइड्रा प्रॉब्लम। और अब ये क्लेप्साइड्रा प्रॉब्लम क्या होती है? सडनली एटम बम आ गया। देखो, फिजिक्स में आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े नाम होते हैं कॉम्प्लिकेटेड से, लेकिन जब समझने के ऊपर जाओगे तो कंसेप्ट जनरली आसान ही होता है। क्लेप्साइड्रा प्रॉब्लम में भी यही है। देखो, आइडिया ये है कि हमने देखा था कि अगर किसी कंटेनर को आप खाली करना शुरू करते हो, उसमें नीचे बॉटम में होल कर देते हो, खाली होता रहता है। तो आपने ये देखा था कि वो कांस्टेंट रेट से खाली नहीं होता है। कंटेनर के अंदर जब पानी की हाइट ज़्यादा होगी तो पानी तेजी से निकलेगा। कंटेनर के अंदर भी जो पानी का लेवल होगा वो तेजी से ड्रॉप होगा। और लास्ट में जब थोड़ा कम पानी बचेगा तो पानी धीरे धीरे निकलेगा एंड द वाटर विल बी ड्रॉपिंग एट अ लेसर रेट। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर पूरा कंटेनर है, मान लो सपोज, और ये पूरा कंटेनर लेट से 1 घंटे में खाली होता है, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट हाफ है, टॉप हाफ है, वो जल्दी खाली होगा। ऐसा नहीं कि दोनों हाफ आधे आधे घंटे में खाली होंगे। टॉप हाफ जल्दी खाली होगा और आधे घंटे से कम में खाली होगा, और जो बॉटम हाफ है वो आधे घंटे से ज़्यादा लगाएगा। अब ये चीज़ अगर आप देखो तो अगर मान लो लेट्स से वी आर मेकिंग अ क्लॉक और अ वॉच और समथिंग, टाइम मेजरमेंट की एक डिवाइस अगर मान लो बना रहे हैं बाय यूजिंग वाटर कंटेनर्स। पहले यूज़ होती थी जिसको सैंड क्लॉक वगैरह बोलते थे, उसमें सैंड भी यूज़ होती थी, पानी भी यूज़ होता था। तो अगर मान लो पानी भर के, अगर मान लो सपोज आप एक टाइम मेजरमेंट की डिवाइस बनाते हो, तो लेमैन थिंकिंग जनरली लीनियर टर्म्स में चलती है। लेमैन जनरली ये मानेगा कि पूरा कंटेनर खाली होने में 1 घंटा लगता है, तो आधा कंटेनर खाली होने में कितना लगेगा? आधा घंटा लगेगा। जनरली लेमैन की थिंकिंग ये होती है। तो अगर कंटेनर आप सिंपल सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइड शेप का बना देते हो तो ये दिक्कत आएगी कि उससे टाइम मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो इंजीनियर्स ने, पुराने इंजीनियर्स ने सोचा कि यार मतलब क्या किया जाए अगर कंटेनर हमें ऐसा बनाना है जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं। और मतलब उन्होंने शायद मैथ्स नहीं लगाई होगी, उन्होंने हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल किया होगा, लेकिन हम इसमें मैथ्स और बर्नौलीज थ्योरम लगा के एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डिराइव करने वाले हैं। हम ऐसा कंटेनर डिराइव बनाने वाले हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस वगैरह इस तरीके से होगा कि इसके अंदर जब आप बॉटम पे अगर होल कर दो इस तरीके से, तो इसके अंदर पानी का लेवल कांस्टेंट रेट से नीचे जाए। इस तरह का कंटेनर हम बनाना चाहते हैं। और हमें पता है कि सिंपल वर्टिकल वॉल्स बना दोगे तो ये कांस्टेंट रेट से खाली नहीं होता है। तो हम कुछ इस तरीके का, यू कैन सी कि अगर ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो हम कुछ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके का कर्व का इक्वेशन निकालेंगे जिसको रिवॉल्व करके एक कंटेनर बनेगा। और वो कंटेनर ऐसा खास कंटेनर होगा जिसमें अगर बॉटम में होल कर दो तो पानी एक कांस्टेंट रेट से नीचे जाए। इन अदर वर्ड्स, अगर पानी के लेवल को आप y से डिनोट कर रहे हो तो पानी का लेवल नीचे जाएगा कांस्टेंट रेट से, मतलब कि ये dy बाई डी टी है जो ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। विच साउंड काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज अगर देखो, नॉर्मल प्रॉब्लम होती है कि एक कंटेनर का शेप दिया होता है और उसमें बोलते हैं कि पानी किस रेट से नीचे जाएगा। दैट स्टिल साउंड्स लाइक अ डूएबल प्रॉब्लम। लेकिन ये उल्टा पूछ रहे हैं कि पानी का रेट ऑफ फॉलिंग कांस्टेंट होगा, अब उसके लिए कंटेनर का शेप निकालो। दैट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, बट देखते हैं, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। और इनफैक्ट मैंने दोज ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू सॉल्व इट ऑन देयर ओन, उनके लिए आंसर भी निकाल के दे रखा है। हमें बेसिकली एक कर्व निकालना है, y एज अ फंक्शन ऑफ x। आप आंसर भी अगर आप देखोगे तो हमें कोई कर्व की इक्वेशन निकालनी है जिस कर्व को रोटेट करके ऐसा कंटेनर बने जिस कंटेनर के अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम, देखते हैं। सी, द प्रॉब्लम इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट लुक्स। सी, हम मान लेते हैं कि एक जनरल टाइम टी बीत चुका है, और जनरल टाइम टी में मान लेते हैं कि कंटेनर के अंदर पानी का जो लेवल है वो एक सर्टेन हाइट y तक आ चुका है। इट इज कमिंग डाउन एट अ सर्टेन वेलोसिटी, लेट्स से v2, और पानी यहाँ से इफ्लक्स होगा इसका विद अ सर्टेन वेलोसिटी v1। यू ऑल्सो नो दैट कि अगर कर्व की इक्वेशन, कर्व का ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मान लो x, y है,
तो यू कैन ईजिली सी कि x जो होगा वो एक तरीके से ये जो आपकी सरफेस बन गई है यहाँ पे, ये वाली पानी की सरफेस विल बी सर्कुलर, और इस सर्कुलर सरफेस का जो रेडियस होगा, ये रेडियस एक तरीके से x होगा। और हमें अब क्या करना है आगे इसमें वो देखते हैं। सबसे पहले ज़्यादा सोचते नहीं है, सबसे पहले तो हम इसमें अपना टॉर्सलीज लॉ वगैरह लगा देते हैं। मान लेते हैं इसमें एक एजम्पशन कर लेते हैं कि जो होल है ये बहुत ही स्मॉल है। अगर होल काफ़ी स्मॉल होगा तो हम ये मान लेंगे कि जो वेलोसिटी v1 है ये हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली √2gh, और h यहाँ पे हो जाएगा y। बिल्कुल सही। तो ये पानी की एग्जॉस्ट वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर dt टाइम में देखो तो dt टाइम में थोड़ा सा पानी बाहर आएगा। अब होल का एरिया स्मॉल है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बिल्कुल स्मॉल जो भी है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है, मतलब इस रेडियस वगैरह के स्मॉल है, ये हमने कंपैरिजन में स्मॉल है ये मान लिया, बट फिर भी कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ए नॉट। तो dt टाइम में, या dt टाइम भी जाने दो एक सेकेंड के लिए, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि पानी का रेट ऑफ आउटफ्लो क्या होगा, तो रेट ऑफ आउटफ्लो हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय v1, एरिया ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय v1, और यानी कि ये हो जाएगा ए नॉट इंटू √2gy। और हमें पता है कि किसी भी स्ट्रीमलाइन मोशन में a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो अब अगर ये a1 v1 वाला टर्म है तो ये आपके इधर वाले a2 v2 के बराबर होना चाहिए। नोट केयरफुली कि यहाँ पे जो एरिया a2 होगा ये पाई x स्क्वायर हो जाएगा, और वेलोसिटी v2 तो हमने मार्क कर ही रखी है, तो देयरफॉर दिस फेलो शुड बी इक्वल टू a2 v2 वेयर a2 विल बी पाई x स्क्वायर। ये बात है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन बन जाएगी, एंड यू शुड फर्दर सी कि अब इस इक्वेशन के अंदर आप देख लो ध्यान से कि ये जो v2 आपको दिया है इन्होंने, ये v2 कांस्टेंट है। बिकॉज क्वेश्चन का फंडामेंटल पॉइंट क्या था? फंडामेंटल पॉइंट ये था कि पानी का जो लेवल है ये कांस्टेंट रेट से नीचे जाएगा। कांस्टेंट रेट से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा। तो v2 जो है ये इस प्रॉब्लम के अंदर कांस्टेंट है, और v2 अगर कांस्टेंट है तो फिर आप देख लो कि हमें बेसिकली ये पूछा था कि x और y के बीच में रिलेशन क्या होगी। यू कैन इजीली सी कि ये x और y के बीच में रिलेशन हमें ऑलमोस्ट मिल गई है, बिकॉज v2 अगर कांस्टेंट ही है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट v2 एट ऑल। और बस इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। अगर मान लो दोनों साइड स्क्वायर वायर कर लो, अगर मान लो सपोज, तो यू विल हैव पाई स्क्वायर x⁴ v2 स्क्वायर अपॉन a0 स्क्वायर इंटू 2g। सब अगर रीअरेंज कर लोगे तो ये आपके पास बेसिकली y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये y की वैल्यू आ जाती है, और इस तरीके से अगर कर्व की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी जिसमें y x⁴ के प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सब तो आप देख लो, बाकी सब तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मेनली कर्व की जो इक्वेशन है वो y प्रोपोर्शनल टू x⁴ के फॉर्म में होगी। तब अगर आप देखोगे तो ये जो कंटेनर बनेगा, इस कंटेनर के अंदर पानी का लेवल कांस्टेंट रेट से नीचे आएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि y इक्वल टू या y प्रोपोर्शनल टू x⁴ का कर्व कुछ अगर आप देखोगे तो पैराबोला जैसा ही बनता है। इट विल बी स्टीपर देन पैराबोला, लेकिन रफली अगर आप देखोगे तो शेप आपका रफली इसी तरीके से होगा यूं। और पुराने टाइम में अगर आप पुरानी हिस्ट्री में जाओगे तो जो पुरानी घड़ियां भी बनती थी जिसमें पानी भर के ये लोग टाइम का मेजरमेंट लेते थे, उसमें अगर आप कभी गूगल पे सर्च करके उसकी फोटोज वगैरह देखोगे तो वो फोटोज में घड़ी का शेप अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही होता था यूं। अब वो एग्जैक्टली y को प्रोपोर्शनल टू x⁴ के साथ एग्जैक्टली मैच करेगी या नहीं करेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन रफली ऐसा ही होता था। ऐसा नहीं होता था कि सिंपल सिलेंडर लेके उसके अंदर एक होल कर देते थे, ये नहीं होता था। पुराने लोगों को इतना तो आइडिया था, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने एटलीस्ट इतना तो निकाल लिया था कि कुछ इस तरह का शेप होना चाहिए। अब हो सकता है वो x⁴ के साथ काफ़ी हद तक मैच हो जाए, नहीं हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन रफ शेप तो दे गॉट इट राइट एटलीस्ट। और एग्जैक्ट शेप क्या होगा वो एग्जैक्ट शेप हमने यहाँ पे निकाल लिया है। पॉज। चलो और आगे चलते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम मोर क्वेश्चंस जिसमें हम स्पीड ऑफ फ्लक्स वगैरह निकालेंगे। जैसे आप ये देखो, बर्नौलीज थ्योरम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, और इसमें मैं एक नहीं इसके अंदर दो लिक्विड्स लेता हूँ। मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर
रो 1 और रो 2 डेंसिटी के दो लिक्विड्स हैं, रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1, ऑब्वियसली तभी वो नीचे बैठा है। और ये मान लो सपोज कुछ हाइट्स H1 और H2 तक मैंने ये भरे हुए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सिचुएशन थी। और फिर इसके बाद इस कंटेनर के बॉटम पे या बॉटम से थोड़ा सा ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर मैं एक होल कर देता हूँ, पानी बाहर आएगा और हमें फंडामेंटल यही निकालना है कि भाई ये जो पानी बाहर आएगा इसकी स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी, ये अपने को निकालनी है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। होल का एरिया स्मॉल है, ये सब तो हमें ज्यूम कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और हमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालनी है। अब हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि अगर मान लो सपोज कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें एक नहीं कुछ ज़्यादा लिक्विड्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसमें आप बर्नौलीज थ्योरम किस तरीके से लगाते हो ये देखेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एक छोटा सा डेटा चेंज कर देता हूँ मैं। H2 आपको ये दे देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये पूरे पानी की डेप्थ को H2 नहीं बोलता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये वाली जो हाइट है ये H2 दे देता हूँ। और हमें ये निकालना है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी। सपोज आप देखो, हमें पता है कि बर्नौलीज थ्योरम बोलती है दैट प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें उसके बाद फिर हम एक ही स्ट्रीम लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लेते हैं 1 और 2, और उनमें से उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम ये टर्म्स लिख के इक्वेट कर देते हैं। हमें ये भी पता है कि वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो जब आपने इफ यू रिमेंबर जब हमने डेरिवेशन करी थी तो हमने उसमें डेंसिटी को कांस्टेंट मान के इंटीग्रल के बाहर लिया था। इसका मतलब ये था कि जो भी पॉइंट्स 1 और 2 आप लेते हो, 1 और 2 से के बीच में आपने इंटीग्रेट किया था, वो लिमिट्स इंटीग्रेशन की थी 1 to 2। अब अगर 1 to 2 के बीच में आपने इंटीग्रेशन किया था तो आप खुद ही देख लो कि 1 से 2 तक के रेंज में डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये हमारा एजम्पशन था बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन में। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जिसमें कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी मतलब 2-3 लिक्विड का इस तरीके से सिचुएशन बनाया है, तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि पॉइंट्स 1 और 2 आपको केयरफुली लेने। अगर 1 यहां ले रहे हो तो 2 आपको कहीं ब्लू वाले लिक्विड के अंदर ही लेना होगा। अगर आपने 1 यहां पे ले लिया और 2 यहां पे ले लिया तो जो हमारी नॉर्मल बर्नौलीज थ्योरम है वो तो डेफिनेटली नहीं चलेगी। हाँ, उस बेसिक इक्वेशन को अगर आप किसी तरीके से मॉडिफाई कर लो और लगा लो तो वो अलग बात है, वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज बर्नौलीज थ्योरम ने देखा है कि बड़े आराम से न्यूटन्स लॉ से डिराइव हो गई थी, तो उसको मॉडिफाई करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम उसमें पढ़े कि उस चक्कर में, बिकॉज अभी देखना कि अगर पॉइंट्स 1 और 2 आप चुपचाप एक ही लिक्विड के अंदर ले लेते हो तो प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी, इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह ध्यान रखना कि बेटर ये रहता है बर्नौलीज थ्योरम का नॉर्मल फॉर्म, आपका सिंपल फॉर्म तभी चलता है जब तक आपने दोनों पॉइंट्स 1 और 2 सेम लिक्विड के अंदर लिए हों। ये इस प्रॉब्लम के पीछे का कोर कंसेप्ट है। और बाकी देखो, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखते हैं सी, जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि हम पॉइंट 1 की बात करते हैं, तो पॉइंट 1 आप देख लो, पॉइंट 1 जस्ट एटमॉस्फेयर के बगल में है, तो पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रेशर होगा वो तो वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, सो दैट्स इजी। हाइट अगर आप देखते हो तो हाइट हमें पता है कि हम 0 कहीं भी मान सकते हैं, तो इस हाइट को ही मैं 0 लेवल मान लेता हूँ, ठीक है। तो हाइट वाला जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगा, और हाफ रो वी स्क्वायर, रो यहाँ पे रो 2 है तो हाफ रो 2 इंटू वी स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा थर्ड, ठीक है। पॉइंट 1 के ऊपर तो हमने ये सारे स्टेप्स लगा दिए। पॉइंट 2 के ऊपर देखो, अब पॉइंट 2 के ऊपर ध्यान से देखो, पॉइंट 2 के ऊपर प्रेशर कितना है, पॉइंट 2 के ऊपर एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के ऊपर ये येलो वाला लिक्विड और है। तो जो ये येलो वाला लिक्विड है, आप सोच के देखो कि येलो वाला लिक्विड एज सच इसके मोशन का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट इसके लिक्विड होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसी की जगह इतना बड़ा अगर आप एक पिस्टन मान लेते और ये पिस्टन अपने वजन के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बस उसको अगर आप एकोमोडेट कर लेते तो काम हो जाएगा। तो देयरफॉर ये रो 1 नाम के लिक्विड का कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, इसका खाली इतना रोल है कि यहाँ पे पानी के अंदर एक ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है और कुछ नहीं है। तो पॉइंट 2 के ऊपर अगर आप प्रेशर देखोगे तो एटमॉस्फेरिक है, और इसके साथ साथ रो जी एच वाला प्रेशर और है येलो लिक्विड का। और इसके सिवा कंटेनर का एरिया अगर काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू होल एरिया, तो यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी हमेशा की तरह नेग्लिजिबल होगी, तो उसको हम 0 मान लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। और उसके पहले इनफैक्ट हम रो जी एच वाला टर्म और लिख देते हैं, तो रो जी एच मतलब रो 2 जी एच 2, और वेलोसिटी वाला टर्म आपका 0 है।
तो इस तरीके से आप देख लो बर्नौलीज इक्वेशन लिखी जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात अगेन आई वुड रिपीट यही थी कि अगर मल्टीपल लिक्विड्स आ रहे हैं इस तरीके से तो बेटर ये रहता है कि पॉइंट्स 1 और 2 को आप सेम लिक्विड के अंदर लो, और सेम लिक्विड के अंदर लेके अगर आप बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे तो नॉर्मल तरीके से बर्नौलीज थ्योरम बड़े आराम से लग जाएगी। अदरवाइज डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर भी 1 और 2 लेके इक्वेशन बनाई जा सकती है, बट वो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट हो जाती है। एक आध गाइड्स में मैंने देखा था कि वो उस तरीके से इक्वेशन बना रहे थे, बट दैट वाज वेरी सिली, बिकॉज जो चीज़ सीधे सीधे हो सकती है उसको ऐसे घुमा के करने का कोई मतलब नहीं है कि आप पहले बर्नौलीज थ्योरम को मॉडिफाई करो, ये करो वो करो, उसकी बजाय सीधे सीधे विद इन सेकेंड्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। और बाकी आप देख लो, बाकी तो पुराने कैलकुलेशंस ही हैं, जो जो कटता है वो कैंसिल कर दो और आगे सॉल्व कर लोगे तो इस इक्वेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, देयर इज ओनली जस्ट वन अननोन v। इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके आराम से आपको स्पीड ऑफ फ्लक्स मिल जाएगी। तो ये बात है, इस तरीके से मल्टीपल लिक्विड्स के वाले सिचुएशन में आप बर्नौलीज थ्योरम को लगा सकते हो। और आगे देखते हैं और क्या बना सकते हैं इसमें। और आगे देखो, अब इसमें मान लो सपोज होली का सिनेरियो देख लेते हैं। अब होली में आपको पता होगा कि ये बड़ी स्टैंडर्ड पिचकारी जो होती है, जो ट्रेडिशनल पिचकारी होती है, आजकल तो काफ़ी अच्छी अच्छी और तरह की पिचकारियाँ भी आएंगी, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल वाली जो पिचकारी होती है तो यही होती है कि यहाँ से आप फोर्स लगाते हो और पानी निकलता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मान लो ये पिचकारी हमारे पास है और हमें पता है कि सर इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाने वाले हैं, तो हमने बड़े केयरफुली इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ रखा है ताकि एच वाला टर्म दोनों साइड कैंसिल हो जाए। तो मान लो सिचुएशन ये है कि एक पिचकारी है और इसको हॉरिजॉन्टली मैंने पकड़ रखा है। इस पिचकारी की जो ये हाइट है ये ज़्यादा नहीं है, लेंथ इसकी है प्रॉपर, हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी। और यहाँ पे अब मेरे को अगर पानी निकालना है इससे तो मैं यहाँ पे एक फोर्स F लगा के पानी को निकालने वाला हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 वगैरह मान लो वो एनीवे कट जाएगा। ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो सपोज लेट अस से A2, और यहाँ पे जो ये होल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। तो यू कैन ईजिली सी कि मैं जितना ज़्यादा फोर्स से पानी को पिस्टन को दबाऊंगा उतनी ज़्यादा स्पीड से पानी निकलेगा। तो देयरफॉर हमें बेसिकली अब एज यूजुअल ये निकालना है कि पानी की इफ्लक्स की स्पीड कितनी होगी, ये हमें निकालना है। अब पानी की इफ्लक्स स्पीड कितनी होगी ये कैसे निकालेंगे देखते हैं। एज यूजुअल यू कैन ईजिली सी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो तो हम एज्यूम कर ही लेंगे। अब स्ट्रीमलाइन में ये अगर स्ट्रीम लाइन्स जा रही हैं इस तरीके से, तो आप देख लो कि यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप ले लो 2, ये वाला जो बिल्कुल नोजल के जस्ट अंदर या जस्ट बाहर देख लो एक ही बात है, उस पॉइंट को अगर आप ले लेते हो 1, तो 1 और 2 के बीच में मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाने वाला हूँ। और बर्नौलीज थ्योरम के तीनों टर्म्स हम लिख लेते हैं, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, अब याद देखो कि पॉइंट 2 के ऊपर प्रेशर क्या होगा, ये थोड़ा केयरफुली देखते हैं। रिमेंबर प्रेशर का मतलब होता था कि लिक्विड की सरफेस को जितने फोर्स से पुश किया जा रहा है दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आप ये देख लो कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, और उसके साथ साथ हमारा एडेड प्रेशर है F डिवाइडेड बाय A2। ये हमने प्रेशर अपने हाथ से और बिल्ड किया है। तो देयरफॉर पॉइंट 2 के ऊपर जो प्रेशर है ये हो जाएगा P0 प्लस F डिवाइडेड बाय A2, प्रेशर आ गया। फिर उसके बाद आप देख लो रो जी एच। अब ये बढ़िया है, रो जी एच वाले टर्म तो कैंसिल ही होंगे बिकॉज हमने पिचकारी हॉरिजॉन्टल रखी है। तो किसी भी ग्राउंड लेवल से आप देख लो ये हाइट और ये हाइट तो हमेशा सेम ही रहेगी, तो इक्वल टू के दोनों साइड पे ये टर्म्स आके कैंसिल ही होंगे। तो जो कटने ही वाला है उसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट एंड डायरेक्टली हाफ रो वी स्क्वायर के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं लिक्विड की स्पीड है V2, तो हाफ रो V2 स्क्वायर का ये टर्म आ गया। अगेन अगर मान लो सपोज होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत स्मॉल होता तो हम ये V2 को भी नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे अपन थोड़ा जनरल प्रॉब्लम बना रहे हैं तो हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। मान लो ये तो हो गए आपके 2 वाले टर्म्स। 1 वाले देख लो, 1 वाले टर्म्स में आप देख लो प्रेशर हमें पता ही है कि एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, और हाफ रो V1 स्क्वायर वाला टर्म और आ जाएगा। सो बर्नौलीज थ्योरम लगा के इक्वेशन तो बन जाती है ऐसे, P0 कैंसिल कर दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो यू विल हैव F अपॉन A2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई है। और ध्यान रखना कि हमें V1 निकालनी है, V1 लिख भी देता हूँ यहाँ पे क्लियरली। तो ये V1 अपने को निकालनी है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स।
सो ऑब्वियसली वी विल नीड टू गेट रिड ऑफ v2, और हमें पता है कि v2 कैसे उड़ाते हैं, v2 हम उड़ा देंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो कुछ भी मत करो, बहुत सिंपल सी बात है कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो v2 को आप यहाँ से उड़ा दोगे एंड यू विल हैव योर फाइनल रिजल्ट। सो और इनफैक्ट ये भी आप देख लो कि ये बर्नौलीज थ्योरम के जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिमिलैरिटी होती है इसमें, इनकी वर्किंग्स में, इवन मैथमेटिकली भी अगर आप देखोगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी बहुत सिमिलर होते हैं। दैट इज वाई बर्नौलीज थ्योरम हो सकता है कि शुरू शुरू में बच्चों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, और उसका रीजन एक ये भी है कि बर्नौली की स्पेलिंग बड़ी अजीब सी होती है। यू माइट बी स्माइलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यार सर स्पेलिंग से क्या फर्क पड़ता है, बट आप सोच के देखो साइकोलॉजी से बहुत फर्क पड़ता है। कोई भी फिजिक्स का ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे ग्रीक लेटर्स वगैरह आ जाते हैं, अगर मान लो स्पेलिंग्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली टफ लगने लगता है। बर्नौली में बेचारे में भी यही चक्कर आता है फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर। और दूसरी खैर एक और प्रॉब्लम ये है दैट फ्लूइड डायनेमिक्स इज वन सच टॉपिक जिसकी थ्योरी 11th-12th लेवल की बुक्स में कई जगहों पे ढंग से दी भी नहीं रहती है। दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। थ्योरी दी रहती है तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ठीक से नहीं देते हैं, एग्जाम्पल्स कम लेते हैं, या एग्जाम्पल्स वही है कि बीच बीच में प्रॉपरली नहीं निट किए जाते हैं, लास्ट में सारे के सारे उठा के डाल देते हैं एग्जाम्पल्स। तो वो सब खिचड़ीबाजी से भी कई बार फ्लूइड डायनेमिक्स बच्चों को टफ लगती है। बट अदरवाइज आप देख लो कि ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपने 2-4 बेसिक्स मास्टर कर लिए तो बाकी सारे कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड फिनिश दैट। तो v2 को अगर अपन उड़ा देंगे यहाँ पे, तो v2 आप देख लो, v2 हो जाएगा आपका a1 बाई a2 इंटू v1 स्क्वायर। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर इंटू, नाउ यू कैन सी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर। ये स्क्वायर मैं लगाना भूल गया हूँ, लेट मी पुट दैट हियर। तो ब्रैकेट में जो चीज़ है उसी को फिर रिमेंबर हम शुरू से ही गामा बोल देते थे। तो ये अगर आप करोगे तो हो जाएगा f बाई a2, और यू कैन ईजिली सी कि इसको बस हल्का सा और रीअरेंज कर लो तो आपको v1 की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख लो, हमने कोई बहुत बड़ी लीप नहीं ली है, बहुत बड़ा नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बस ये देखा है कि अगर ग्रेविटी वेविटी के सिवा कुछ और फोर्सेस लग जाते हैं, किसी तरह का और फोर्स है, उस फोर्स का अगर कुछ वर्क हो रहा है तो उस वर्क को यूज़ करके या उस फोर्स को यूज़ करके किस तरीके से बर्नौलीज थ्योरम को लगाया जाता है, ये भी हमने देख लिया है। सिंपल चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं और एप्लीकेशंस देखते हैं। अब जैसे इतनी सारी बातें हो ही रही हैं तो जरा मतलब एक्सेलरेटेड कंटेनर को क्यों छोड़ा जाए। मान लो हाइड्रोस्टैटिक्स में फिर रिमेंबर हमने इसको लेके काफ़ी खेल किया था कि सबसे पहले प्रेशर इक्वल टू रो जी एच हमने देखा था स्टेशनरी कंटेनर्स पे। फिर हमने देखा था कि अगर एक कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट भी कर रहा है तो उसके हर पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, उस सूडो फोर्स की वजह से भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। हमने देखा था कि उस प्रेशर को भी रो जी एच वाली तरीके से यूज़ कर लोगे तो अपना काम हो जाता है। वही अपन यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो अब आप देखो मेरे पास अब एक सिचुएशन है जिसमें मेरे पास कंटेनर है इस तरह का, इसमें लिक्विड भरा है ऑफ डेंसिटी रो। इस कंटेनर को मैं आगे एक्सेलरेट कर रहा हूँ विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट। तो यू नो वेरी वेल कि ये लिक्विड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। यू ऑल्सो नो दैट दिस tan थीटा विल बी समथिंग लाइक ए नॉट बाई जी एंड सो ऑन। हमारा अब टास्क ये है कि हमने इस कंटेनर के बॉटम पे यहाँ पे एक होल कर दिया है। ठीक है, होल आप बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ बॉटम पे करो या थोड़ा सा बॉटम साइड पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइड पे करते तो बस पानी ऐसे निकलता, बॉटम पे करोगे तो ऐसे निकलेगा। कोई भी एक ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो बॉटम पे हमने एक छोटा सा होल कर दिया है, होल का एरिया बहुत 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 स्मॉल है, और हमें क्या करना है आपको पता ही है, हमें निकालना है कि ये स्पीड ऑफ फ्लक्स कितनी होगी, ये हमें निकालना है। डायमेंशंस में सारे दे देता हूँ, कंटेनर की डेप्थ दे देता हूँ, कंटेनर का लेंथ दे देता हूँ, जो डेटा और चाहिएगा सब एज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस ये निकालना है कि पानी कितनी स्पीड से बाहर जाएगा। तो अब देखो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन में अगर आप जाके देखो तो बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन में हमने जो डेरिवेशन देखी थी उसमें जो पाइप था, जिस पाइप के थ्रू पानी फ्लो हो रहा था, वो पाइप तो पूरा स्टेशनरी था, और स्टेशनरी पाइप के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें कोई सूडो फोर्स या पाइप के मूवमेंट की कोई बात नहीं थी उस डेरिवेशन में। तो वैसे अगर आप देखो तो बर्नौलीज थ्योरम तो एक बड़े सिंपल से केस के लिए डिराइव करी गई है। इट हैज़ नॉट बीन डिराइव्ड आइडियली फॉर एक्सेलरेटेड कंटेनर्स, लेकिन अगर हम एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर थोड़ा सा जी इफेक्टिव का आइडिया लगा दें तो हम बर्नौलीज थ्योरम को घुमा फिरा के एक्सेलरेटेड कंटेनर्स के अंदर भी लगा सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि किसी भी कंटेनर को अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन देते हो तो उसका इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक नई ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर दो हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में,
और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है ए नॉट एंड सो ऑन। तो देयरफॉर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को अकाउंट में लिया गया था डेरिवेशन में, तो मैं अगर एक कुछ नए तरीके की ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्रिएट कर देता हूं तो उसमें बर्नौली भाई को बुरा नहीं मानना चाहिए और बर्नौलीज थ्योरम बिल्कुल एप्लीकेबल होनी चाहिए और 100% होती भी है। तो वही अपन करने वाले हैं। अभी देखो यहां पे भी मैं 2 पॉइंट्स लूंगा, ये पॉइंट ले लेता हूं बड़ी केयरफुली 1, और ये होल जो है इस पॉइंट को ले लेता हूं मान लो 2। नाउ यू कैन इजीली सी कि पानी 1 से 2 की तरफ कंटिन्यूअसली बह रहा है, स्ट्रीमलाइन मोशन वगैरह तो हम मान ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। अब 1 से 2 तक का जो मोशन हो रहा है इसके बीच में मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाने वाला हूं। देखो 1 से शुरू करते हैं। पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रेशर है ये खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पॉइंट 1 की जो हाइट है, अब आप हाइट को बड़े ध्यान से देखना, हम रो जी एच वाला टर्म लिखने वाले हैं यहाँ पे। रो जी एच वाले टर्म में आप देखो कि वैसे अगर आप देखो तो पॉइंट 2 के ऊपर जो हाइट है ये हाइट खाली एच है, तो ये रो जी एच वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप ये देखो कि अब की बार अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड, एक इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड सूडो फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में भी है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है ए नॉट, तो अगर इस डायरेक्शन में भी ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के ऑपोजिट अगर आप जा रहे हो तो भी यू नो वेरी वेल कि ग्रेविटेशनल फील्ड के ऑपोजिट जाने का मतलब होता है हाइट पकड़ना, यानी कि ऊपर जाना। तो देयरफॉर अगर आप 2 से 1 जाते हो तो खाली आप ऐसे नहीं जाओगे, इसके बाद ऐसे भी जाना होगा, और अगर ऐसे जाते हो तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है एल, और इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है ए नॉट। तो देयरफॉर रो जी एच के साथ साथ रो ए नॉट इंटू एल वाला टर्म भी यहां पे आएगा। यही क्रूशियल टर्म था, इसको ध्यान से देख लो। कंसेप्ट पूरी प्रॉब्लम का यही है कि अगर एक्सेलरेटेड कंटेनर है तो एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर खाली एक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती है, 2 ग्रेविटेशनल फील्ड होती हैं। तो देयरफॉर 2 से 1 जाने के लिए ऐसे डायगोनली मत जाओ कभी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। डायगोनली जाने की बजाय आप पहले ऐसे जाओ और फिर ऐसे जाओ, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा आपका उसके अंदर आप अर्थ की एक्चुअल ग्रेविटेशनल फील्ड को अपोज कर रहे हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये वाला टर्म आ गया। और दूसरे वाले स्टेप में आप सूडो फोर्स की जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसके ऑपोजिट जा रहे हो, तो ये वाला टर्म और आ गया है। इस तरीके से 1 और 2 के बीच में जो इफेक्टिव हाइट होगी एक तरीके से वाइड वाला जो टर्म होगा वो आपको लिखना होगा इस तरीके से। ये क्रूशियल बात थी। और इसके बाद बाकी अपने को बताइए कि अगर होल का एरिया बहुत स्मॉल है तो 0.1 के ऊपर लिक्विड की वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, तो वो वाले टर्म को हम अप्रॉक्सीमेटली 0 कर देते हैं। और सिमिलरली जो 0.2 है वहां पे आप देख लो, 0.2 के ऊपर आप देखो, 0.2 के ऊपर प्रेशर कितना होगा वो देखते हैं। 0.2 भी हमें पता है कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो जो प्रेशर होगा वो तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसको आप पुश कर रहे होगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे भी। फिर इसके बाद हाइट अगर आप देखो तो अब हाइट आप देख लो कि हमने जब ये टर्म लिखा था तो हमने मूवमेंट इधर से ही शुरू किया था, तो इसी को एक तरीके से हम 0 हाइट मान रहे हैं। तो हाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, और पानी की एग्जॉस्ट वेलोसिटी है अगर v, तो ये टर्म हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू विल राइट ऑल द टर्म्स नाइसली एंड प्रॉपरली, वेरी सिंपल। और बस अब इसके बाद तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, यू कैन इजीली सी कांस्टेंट वाले टर्म्स पी नॉट काट दो, रो को कैंसिल कर दो, तो यू विल हैव वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी एच प्लस ए नॉट एल, तो v हो जाएगा 2 जी एच प्लस ए नॉट एल अंडर रूट। ये बात है, इस तरीके से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ इफ्लक्स एज फार एज एन एक्सेलरेटेड कंटेनर इज कंसर्न। और एक्सेलरेटेड कंटेनर में स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बहुत क्वेश्चंस बना सकते हो। ये तो मैंने डायरेक्टली आपको वो केस दिया था जिसमें जो कंटेनर है वो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करा था, लेकिन इसी में अगर थोड़े इजी क्वेश्चंस बनाने तो आप सबसे पहले ऐसा कर सकते हो कि कंटेनर को वर्टिकली एक्सेलरेट करो। अब अगर वर्टिकली आप इसको ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हो ए नॉट से, तो g की जगह g प्लस ए नॉट वाला टर्म आ जाएगा आपका स्पीड टॉर्सलीज लॉ में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशंस आर वेरी सिंपल। हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा आपको ये करना होता है कि ये टर्म अलग लेना होता है, ये टर्म अलग लेना होता है, और इसी तरीके से कंटेनर को आप एंगल के ऊपर एक्सेलरेट कर दो, ऑनेस्टली कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस इन सब चीज़ों से। तो ये बात है। तो यू कैन ईजिली सी कि एक्सेलरेटेड कंटेनर के केस में भी ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। आप
जी इफेक्टिव का आइडिया सही तरीके से यूज करके बर्नौलीज थ्योरम को डायरेक्टली ना सही थोड़ा सा घुमा फिरा के एडजस्ट करके आप बिल्कुल लगा सकते हो। ओके, चलो लेट्स मूव हेड। चलो भाई और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू एन एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। हम एक्सेलरेटेड कंटेनर्स की तो बात कर ही रहे थे और हमने देखा था कि कंटेनर अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो हमने
ट्विस्ट एंड टर्न करके वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाई दी थी। लेकिन अब नेक्स्ट मैं थोड़ी सी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करने वाला हूँ। देखो नेक्स्ट जो सिचुएशन है इसमें मेरे पास एक रोटेटिंग कंटेनर है। सिचुएशन ये है कि मेरे पास लेट अस से एक टेस्ट ट्यूब था और पतला सा लंबा सा टेस्ट ट्यूब था। इसमें मैंने यहाँ पे छोटा सा एक होल कर दिया है, थोड़ा लिक्विड भर दिया अंदर, और इसको मान लो सपोज मैं तेजी से रोटेट कर रहा हूँ विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ऑब्वियसली लिक्विड यहाँ से बाहर जाएगा, कुछ स्पीड से बाहर निकलेगा एंड सो ऑन, और जो कंटेनर है यू कैन इजीली सी कि वो धीरे धीरे खाली होना शुरू होगा। और मान लेते हैं कि रोटेट करते करते थोड़ा टाइम बीत गया है, थोड़ा कंटेनर खाली हो चुका है और बाकी कंटेनर में अभी पानी है। पानी की डेंसिटी ये वो तो हम मान ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टास्क यहाँ पे भी वही है कि हमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालनी है, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में अगर आप देखो तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी ये हमें निकालनी है यहाँ पे। और जो यूजुअल डेटा है वो दिया हुआ है। मान लेते हैं सपोज कि ये जो पाइप है, इस पाइप का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो होल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट है एंड सो ऑन। ए नॉट को हम बहुत स्मॉल मान ही लेंगे एंड हमें अब अगर मान लो ये निकालना है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी, तो दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि बर्नौलीज थ्योरम को अगर एक्चुअली काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न कर दो तो घुमा फिरा के यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम को थोड़ा ज़्यादा ही ट्विस्ट एंड टर्न करके लगाना पॉसिबल होता है, लेकिन मैं उसमें जाऊँगा नहीं बिकॉज पर्सनली आई फाइंड इट वेरी इलॉजिकल। बहुत सारी गाइड्स में मिल जाएगा आपको, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ गाइड्स जिसमें उन्होंने फटाफट उसको उस तरीके से निकाल दिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेथड बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता है। और जहाँ पे इस तरीके के मेथड्स फेल होने लगते हैं वहाँ पे बेटर रहता है कि हम एक बार एटलीस्ट बेसिक से इसको निकाल के देख लें। एक बार मैं बेसिक से इसको आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, जैसे हमने बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन देखी थी, उसी डेरिवेशन को बस मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को थोड़ा सा और एकोमोडेट करूंगा, उसके हिसाब से मैं आंसर निकालूंगा। और उसके बाद उस आंसर को देख के अगर आपको कोई शॉर्टकट वॉर्टकट सूझता है तो फिर आप उस शॉर्टकट को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे यही है कि इसमें कोई इलॉजिकल शॉर्टकट बनाने की बजाय बेटर है कि आप बर्नौलीज थ्योरम को फॉलो करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और क्योंकि इसमें देखो कुछ भी किया जा सकता है। मान लो चलो आपने ये वाली प्रॉब्लम कुछ उल्टा सीधा शॉर्टकट लगा के सॉल्व कर भी ली, तो मैं आपको क्या करूंगा, या मैं तो कुछ नहीं करूंगा, इनफैक्ट जेई एडवांस वाले क्या करेंगे, वो आपको ऐसा लिक्विड दे देंगे कि जिसकी डेंसिटी आर के साथ साथ वेरी हो रही हो। तो अब आर के साथ साथ डेंसिटी भी वेरी कर दोगे तो वो शॉर्टकट तुरंत फेल हो जाएगा। आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, आपको घूम फिर के बेसिक्स के ऊपर ही वापस आना पड़ेगा। तो फिजिक्स में इसीलिए सब लोग कहते हैं कि यार बेसिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम बेसिक्स से ही सॉल्व करने वाले हैं। और क्या करेंगे, देखो याद करो हमने बर्नौलीज थ्योरम डिराइव किस तरीके से की थी। हमने देखा था कि एक स्ट्रीम लाइन जा रही है, स्ट्रीम लाइन के अंदर मैंने लिक्विड का एक जरा सा सेक्शन लिया था, जरा सा डीएल थिकनेस का एक सेक्शन लिया था, और उसके ऊपर मैंने न्यूटन्स लॉ एफ इक्वल टू एम ए लगाया था। सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो यहाँ पे भी ये एरिया वेरिया तो हमें पता ही है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे भी मान लो कि सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर डी आर थिकनेस की एक स्लाइस ले लेते हैं। इस स्लाइस के अंदर जो जरा सा मास फंसेगा, इस मास को हम डीएम बोल देंगे, और इस डीएम मास के ऊपर हम न्यूटन्स लॉ एफ इक्वल टू एम ए लगाने वाले हैं, बिल्कुल वैसी जैसे हमने बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन में लगाया था। तो अब आप देखो कि ये जो जरा सा पीस है, इस पीस के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से होंगे देखते हैं। सी आर डिस्टेंस के ऊपर अगर प्रेशर पी है तो आर प्लस डी आर के ऊपर जो प्रेशर होगा ये पी प्लस डी पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर पी है तो इसका फोर्स हो जाएगा पी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस डी पी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। नोट केयरफुली दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट स्मॉल, इसको तो हम सिंपली ए से डिनोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ और देखो, अब ग्रेविटी का यहाँ पे कुछ हमें करना नहीं है बिकॉज टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है, इसकी थिकनेस भी बहुत स्मॉल है, तो देयरफॉर एक mg जरूर होगा, बट उस mg का यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लग के वो कैंसिल हो जाएगा, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और इसके सिवा अगर आप देखो तो एक फोर्स और होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपका m, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है m ओमेगा स्क्वायर r, ये आपका आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हो जाएंगे तीन फोर्सेस। और क्या ये तीनों फोर्सेस मिला के सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? द आंसर इज नो, बिकॉज ये पार्टिकल आप देख लो जरा सा, इस पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, तो इनका जो नेट वेक्टर सम होगा उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, दैट फेलो विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब याद करो
कि हमने इसी तरह का एक रोटेटिंग सिलेंडर या रोटेटिंग कंटेनर देखा था हाइड्रोस्टैटिक्स में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, लिसन केयरफुली। हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने इसी तरह का एक सिचुएशन देखा था जिसमें हमने यही सारे फोर्सेस लिखे थे, लेकिन ये सारे फोर्सेस लिख के क्या किया था, उन्हें बैलेंस कर दिया था। यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक्स है। ये स्लाइस जो है ये स्टेशनरी नहीं है, अनएक्सेलरेटेड नहीं है, इसका रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इन सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेंगे हम और उसके बाद उसको m इंटू ए से इक्वेट करेंगे। दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो देयरफॉर अभी आप देख लो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो हो जाएगा वो m ओमेगा स्क्वायर आर, प्रेशर इंटू एरिया, P प्लस डी पी इंटू एरिया, ये हो जाएगा नेट फोर्स। एंड दिस विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को वही हम लास्ट में डी वी बाई डी टी वी डी वी बाई डी एस डालेंगे, बट उसके पहले तो एक अच्छा सा प्यारा सा काम कर लेते हैं। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ए डी पी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को आप वी डी वी बाई डी आर पुट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से तो हमने बना लिए इक्वेशन। ठीक है, बाकी शुभ काम अगला है हमारा कि हम डीएम को उड़ाने वाले हैं, तो डीएम को पुट कर देते हैं वैल्यू जो जो कैंसिल होता है। लेट्स डू ऑल दोज थिंग्स। तो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट नाउ। तो डीएम अगर आप देखोगे तो हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देख लो, इस चीज़ का वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ठीक है, तो ये हम डीएम की जगह पुट करेंगे इधर और इधर। तो रो ए डी आर ओमेगा स्क्वायर आर एंड सी दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप अगर कैलकुलेशन की बागडोर अपने हाथ में ले लोगे तो आपका काम बड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिकॉज द ईजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग अ सब्जेक्ट बोरिंग एंड डिफिकल्ट इज कि जब टीचर कैलकुलेशन वाले मोड में आते हैं तो आप उसको भी कॉपी करना शुरू कर दो, तुरंत सब्जेक्ट बोरिंग भी हो जाता है, टफ भी हो जाता है। लेकिन कैलकुलेशंस आते ही अगर आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन की बागडोर अपने हाथ में ले लो और लास्ट में जाके मैच कर लो, देन द सब्जेक्ट विल एक्चुअली रिमेन वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। तो चलो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, रो ए डी आर, तो डी एम की वैल्यू पुट कर दी एंड वी डी वी बाई डी आर। यू कैन सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कैंसिल आउट स्टार्टिंग विद दिस फेलो डी आर। फिर और देख लो आप, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल कर दोगे तो यू विल हैव रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर माइनस डी पी इज इक्वल टू रो वी डी वी। ये आपका टर्म्स बचेंगे आफ्टर कैंसिलिंग आउट ऑल दी यूजलेस टर्म्स। एंड यू कैन इजीली सी कि बर्नौलीज थ्योरम की जो डेरिवेशन थी बिल्कुल वैसे वैसे ही चल रहा है। बस इसमें आप देख लो कि ट्यूब हॉरिजॉन्टल था तो आपको mg को एकोमोडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी जगह ये वाला सर्कुलर मोशन वाला टर्म आ गया है। और अब हम लास्ट में इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो लगा देता हूँ मैं इंटीग्रल का साइन भी। लेकिन इंटीग्रल की लिमिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स आप ध्यान से देखो, लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक लेके जाने वाले हैं वो देखते हैं। सी हम इसको ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से एंड पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप देख लो कि जो इनिशियल पॉइंट था हमने यहाँ से r को मार्क किया है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका जो r होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो r होगा वो हो जाएगा l माइनस इनफैक्ट जो पूरे ट्यूब की लेंथ है, वो पूरे ट्यूब की लेंथ मैंने आपको नहीं दी है, वो भी दे देता हूँ। मान लो ये पूरे ट्यूब की जो लेंथ है, ये लेंथ दे देता हूँ मैं आपको। चलो अभी h ही वेरिएबल बचा है तो h ही बोल देते हैं इसको सपोज। तो यू कैन ईजिली सी कि जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका h माइनस एल। तो जो लिमिट्स आप लोगे, r की जो लिमिट्स लोगे वो हो जाएगी आपकी h माइनस एल से लेके h तक। ये तो r की लिमिट्स हो गई। प्रेशर की लिमिट्स देखते हैं। प्रेशर की लिमिट्स देखो, एक काम करते हैं, चलो ये r और h और इन सब में कंफ्यूज करने की बजाय मैं एक काम करता हूँ, ये लिमिट्स मैं बाद में पुट कर दूंगा इसकी बजाय। अभी तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसका रेडियस वेक्टर है मान लो r1, रेडियस की वैल्यू है r1, इसका है r2। यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1, यहाँ पे जो प्रेशर है P2, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2। पहले मैं थोड़ा जनरल सा फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूँ सो दैट इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, और लास्ट में ये वैल्यूज़ लिख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं वैल्यूज़ में। तो यू कैन ईजिली सी कि अगर ये सब करते हो वेलोसिटी हो जाती है आपकी V1 से V2 तक। तो
एक तरीके से आप देख लो कि मैं बर्नौलीज थ्योरम को ही रीडिराइव कर रहा हूँ फॉर अ रोटेटिंग लिक्विड। मतलब ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती है। मैंने इसको प्रॉब्लम की तरह आपके सामने प्रेजेंट जरूर किया है, लेकिन ये बहुत स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती है कि बर्नौलीज थ्योरम को मैं रोटेटिंग लिक्विड के लिए रीडिराइव कर रहा हूँ। लेकिन वो भी रोटेटिंग लिक्विड में भी मैं एक थोड़ा स्पेशल केस ले रहा हूँ, जिसमें रोटेटिंग लिक्विड में भी दोनों पॉइंट मैंने सेम हाइट पे लिए। अब आप सोच के देखो कि अगर रोटेटिंग लिक्विड भी होता और उसमें दोनों पॉइंट में अलग अलग हाइट पे लेता, तो इसमें आप देख लो कि इसमें एक हाइट वाला टर्म और आ जाता, जो अभी हम बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। तो चलो अभी लेट मी नॉट टोटली कंफ्यूज यू, बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें बड़े अच्छे लेवल पे चल रही हैं। अगर यहाँ तक भी आप समझ पा रहे हो, देन यू आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, बिकॉज ये सब जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये सब नॉर्मली किसी भी स्टूडेंट को आसान बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत सारे बंदे तो यहाँ तक आते आते क्लीन बोल्ड ऑलरेडी हो चुके होते, लेकिन अगर अभी तक आप बैटिंग कर रहे हो तो बड़ी बात है, और करते रहेंगे। चलो आगे बस इसको इंटीग्रेट मार देते हैं अभी। तो आप देख लो रो ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया। इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स डाल दोगे तो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाई टू। ठीक है, कैलकुलेशंस भगाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो ये आपका एक टर्म आ गया। डीपी को कर दोगे इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा पी टू माइनस पी वन, और ये हो जाएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो अगर सब कुछ आप वन और टू के टर्म्स में करते हो, तो किसी भी जनरल रोटेटिंग कंटेनर के अंदर इफ यू टेक टू पॉइंट्स एट द सेम हाइट, ये बन जाएगी आपकी बर्नौलीज थ्योरम की का मॉडिफाइड वर्जन। और अगर इस प्रॉब्लम में आओ, तो इस प्रॉब्लम में आप देख लो, इस प्रॉब्लम में R1 R2 क्या है वो सब पुट कर देते हैं। यू कैन सी कि इस प्रॉब्लम में अगर आप देख लो, ये रफ वर्क हटा देते हैं नीचे से। इस प्रॉब्लम में अगर आप R1 देखो, तो ये डिस्टेंस आपका R1 है। तो R1 की जगह आप पुट करोगे H माइनस एल, R2 की जगह आप पुट करोगे कंप्लीट जो डिस्टेंस था, कंप्लीट डिस्टेंस वॉज H, R1 R2। P1 P2 देख लो, अब ये आसान है, बिकॉज P1 P2 का मतलब क्या है? P1 मतलब इस जगह पे प्रेशर, तो इस जगह की जो लिक्विड सरफेस है उसको कितने प्रेशर से पुश किया जा रहा है। यू कैन इजीली सी कि ये तो एटमॉस्फेयर से ही कनेक्टेड है, तो देयरफॉर P2 जो होगा वो P2 की जगह तो आपका P0 ही आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वेरी इंपॉर्टेंटली लोग P1 में पता नहीं क्यों गड़बड़ी कर देते हैं, सॉरी P1 होगा ये, लेट मी जस्ट अगेन करेक्ट इट। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने 1 लिया है, तो P1 अगर आप देखोगे तो ये तो P0 हो जाएगा। अब जो गड़बड़ी की बात कर रहा था मैं, वो P2 वाला जो पॉइंट है वहां पे प्रेशर में जरूर गड़बड़ी हो जाती है, बिकॉज कई बार लगता है कि अच्छा यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। नहीं, P2 का मतलब क्या है? P2 का मतलब है कि ये वाला जो प्रेशर है बिल्कुल एंड पे। अब एंड वाला जो सरफेस है वो तो एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो P2 का मतलब वो प्रेशर होता है जो लिक्विड को बाहर आने से रोक रहा हो, एंड दैट प्रेशर इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेन। तो इंटरेस्टिंगली ये फाइनल प्रेशर भी अगर आप देखोगे तो ये P0 ही होगा, और ये जो फाइनल प्रेशर है इसकी जगह कुछ गलत सलत वैल्यू डाल के यहाँ पे, अगर मान लो सपोज मैं एक थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं थोड़े से इलॉजिकल से मेथड की बात कर रहा था कि ये सब डेरिवेशन अगर ना करें, कुछ जुगाड़बाजी से अगर सॉल्व कर देते हैं, तो उसमें लोग कुछ कुछ यही करते हैं कि ये P2 की जगह कुछ इस तरह का हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टाइप का जो प्रेशर हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में डिराइव किया था, उस वाले टर्म को यहाँ डाल के कुछ इधर जुगाड़ करके कुछ उधर पेंट्स लगा के घुमा फिरा के आंसर निकाल देते हैं। ये कई जगहों पे आपको किया हुआ मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता। उसको बड़े अजीब अजीब तरीकों से वो जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर डेरिवेशन के थ्रू जाके देखोगे तो उसका कोई ज़्यादा जस्टिफिकेशन मिलता नहीं है। तो इट इज़ बेटर कि अगर उसको ढंग से जस्टिफाई नहीं कर सकते तो बेटर ये है कि आप उसको बेसिक से सॉल्व कर लो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पे उस गलत सलत तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर कहीं ना कहीं फंसी जाओगे। बट इफ़ यू गो बाय बेसिक डेरिवेशन आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। तो चलो P1 P2 की वैल्यू डाल दिया, V1 V2 आप देख लो, V1 V2 में तो कोई बड़ी बात है नहीं। अगर मान लो सपोज ये वाले ऑरफाइस का जो एरिया है ये A0 है, ये एरिया अगर A है, और अगर A0 बहुत स्मॉल दिया है, तो बहुत स्मॉल A0 के लिए आप V1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हो बिल्कुल, और V2 की वैल्यू निकल आएगी। अगर वो नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें A1 V1 इक्वल टू A2 V2 भी लगाना आता है, तो A V1 इज इक्वल टू A0 V2 का यूज़ करके इसमें से आप V2 को, सॉरी V2 नहीं, V1 को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। तो जो करना चाहो उसके बाद ये सारे पैरामीटर्स डाल के आप आंसर निकाल सकते हो। फाइनली ये आंसर मैंने दिया है, ये आपका काम है कि ये पैरामीटर्स डाल के आंसर मैच करके आपको थोड़ा सा और खुश हो जाना है। लेकिन
ये जो हमने अभी चीज़ देखी है कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है ये, कि अगर एक रोटेटिंग कंटेनर है तो उसके अंदर आप बर्नौलीज थ्योरम को किस तरीके से मॉडिफाई, किस तरीके से रीडिराइव करके लगाओगे। और यहाँ पे अगेन आई वुड रिपीट कि कुछ जुगाड़बाजी करके भी ये आंसर बहुत जल्दी निकाला जा सकता है, बट वो तरीका ठीक नहीं है और उससे आपको आगे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ऐसे अजीब अजीब तरीके लगा के लोग जेई प्रिपरेशन करके जाते हैं और फिर उसके बाद एडवांस में जब वो आपको स्टम्प कर देते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम बना देते हैं जिसमें वो जुगाड़बाजी लगती नहीं है, तो फिर उसके बाद लोग कहना शुरू करते हैं कि सर जेई एडवांस तो बड़ा टफ है, ऐसा है वैसा है। कुछ भी नहीं है, आप बेसिक सही रखो। और ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्टकट्स मत देखो, बिल्कुल शॉर्टकट्स देखो, मैंने भी आपको कितने सारे शॉर्टकट्स बताए हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन, लेकिन जो शॉर्टकट्स हैं वो लॉजिक, उनका लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जरूर पता होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि हम ओरिजिनल प्रॉब्लम से डर रहे हैं इस वजह से हम शॉर्टकट लगा रहे हैं, नहीं, हमें ओरिजिनल तरीका भी आता है। शॉर्टकट का काम खाली ये है कि आपका टाइम बचाएगा। तो शॉर्टकट्स आपको जो पता है वो लॉजिकल भी होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा शॉर्टकट कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, ये सारी क्लैरिटी के साथ आपको शॉर्टकट्स लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा और कुछ जुगाड़ करके एडजस्टमेंट करके आपने आंसर निकाल दिया। दैट ऑब्वियसली इज नॉट परमिटेड, बिकॉज इन्हीं सब चीज़ों से एडवांस में अल्टीमेटली जाके दिक्कत होती है, जो अपने को एब्सोल्युटली नहीं चाहिए। तो चलो कमिंग बैक, ये बर्नौलीज थ्योरम को सही तरीके से लगा के रोटेटिंग लिक्विड्स को सॉल्व करने का मेथड अभी हमने यहाँ पे देख लिया है। चलो लेट्स मूव हेड। चलो और आगे चलते हैं। एंड बर्नौलीज थ्योरम की और बड़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस देखने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट और बिल्ड करना पड़ेगा, एंड दैट कंसेप्ट विल बी दिस, कि अगर मान लो सपोज कोई फ्लोइंग लिक्विड आपको हिट करता है, तो वो फ्लोइंग लिक्विड आपके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये हम एक छोटी सी चीज़ है जो हम डिराइव करके अभी देखेंगे। और थोड़ा बहुत अगर आप देखो तो इसके कुछ आइडियाज हमने न्यूटन्स लॉ में या हमने इम्पल्स मोमेंटम वाली जगह पे देखे थे, लेकिन इसको सिस्टमैटिकली अभी देखते हैं। हमारा टारगेट बड़ा सीधा सा है कि अगर कभी भी मान लो सपोज मेरे पास एक स्ट्रीम ऑफ कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, वो अगर फ्लो कर रहा है, आप उसके रास्ते में खड़े हो जाते हो, उसको रोक देते हो, तो ऑब्वियसली आप उसके मोमेंटम को तोड़ रहे हो, मोमेंटम को आप उसके ब्रेक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा ही। जैसे लेट अस से कि मान लो राइट्स हो रहे हैं कहीं पे, तो ये लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले वाटर कैनन का यूज़ करते हैं। अब वाटर कैनन का मतलब ये नहीं कि बस एक मग में पानी उठा के डाल देते हैं और आदमी सर्दी के मारे भाग जाता है, दैट्स नॉट द आइडिया। पानी अगर आपने कभी देखा हो राइटियर्स के ऊपर जो वाटर कैनन से पानी जाता है, इतना तेज जाता है कि मतलब अगर वो आपके ऊपर गिरेगा तो उसका इतना ज़्यादा फोर्स होता है दैट यू कैन एक्चुअली फॉल डाउन। तो वाटर कैनन का जो फोर्स होता है वो इस कैटेगरी में आता है। या लेट अस से कि कोई डैम है, उसके अंदर पानी फ्लो करके आ रहा है, तो डैम क्या करेगा, इस फ्लोइंग पानी के मोमेंटम को तोड़ देगा, इसको रोक देगा। तो जो पानी की जो फ्लो है उसको रोकने के लिए दीवार और उसके बीच में कुछ फोर्स होता है, और आपको दीवार का जो डैम की दीवार होती है वो इतनी स्ट्रांग बनानी पड़ती है कि वो खाली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को रोक ले वही जरूर काफ़ी नहीं है, पानी के फ्लो वाला जो फोर्स होता है उसको भी रोकने के लिए आपको उसकी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो देयरफॉर इस सेक्शन में हम ये देखने वाले हैं कि एक फ्लोइंग लिक्विड को रोकने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना होता है। और देखो, मान लेते हैं सपोज कि मेरे पास एक लिक्विड का स्ट्रीम है, इसका कुछ तो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो सपोज ए, और बाकी सारी चीज़ें हम मान लेंगे कि इसकी डेंसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके सामने मान लो हम दीवार बन के खड़े हो गए और ये पानी हमसे टकराएगा और टकराने के बाद नीचे गिर के मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये पानी हमसे टकराता है, टकराने के बाद मान लेते हैं सपोज, वैसे तो देखो टकराने के बाद जनरली चीज़ें थोड़ी सी रिबाउंड भी करती हैं, बट मान लेते हैं कि ज़्यादा रिबाउंड नहीं कर रहा है, बस हमसे टकराता है, रुक जाता है, रुकने के बाद ग्रेविटी इसको खींच के आगे नीचे गिरा देगी। तो ये सिचुएशन है।
हमें ये निकालना है कि ये पानी हमारे ऊपर फोर्स कितना लगाएगा। तो अब देखो, फोर्स निकालने के कई तरीके हैं। जैसे एक बड़ा सीधा सा तरीका तो ये है कि आप देख लो कि dt टाइम में मेरे को कितना पानी हिट करने वाला है, वो देखते हैं। सी dt टाइम में मुझे ये dm मास का पानी हिट करेगा, बिकॉज dt टाइम में यू कैन इजीली सी कि पानी थोड़ा सा dx डिस्टेंस आगे ट्रैवल करेगा, तो dx डिस्टेंस के अंदर जो छोटा सा सिलेंडर टाइप का होगा उसके अंदर जितना पानी होगा वो मेरे को हिट करने वाला है। तो ये जो dm मास का पानी है, ये dm मास का पानी ही मेरे से कांटेक्ट में आ रहा है अभी। तो मेरे ऊपर अगले dt टाइम तक जो फोर्स लगेगा वो ये वाला पानी नहीं लगाएगा, ये तो मुझे टच ही नहीं कर रहा है। मुझे जो चीज टच कर रही है वो फोर्स लगा सकती है। तो मुझे कौन टच कर रहा है, मुझे ये वाला पानी टच कर रहा है, और ये मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो मुझे चाहिए। तो ऑब्वियसली न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा था F, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसके ऊपर पलट के एक फोर्स लगाऊंगा सेम F। तो मैं क्या करने वाला हूं कि अगर मुझे ये F का वैल्यू चाहिए, तो ये जो dm मास का पानी है, इस पानी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। सी वेरी इजी, ये dm मास का जो पानी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, हमने जो लगाया है F। ग्रेविटी वगैरह नेग्लेक्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। तो हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है F, और इस F की वजह से इसका डिसेलरेशन भी हुआ है, बिकॉज यू कैन सी कि मुझे हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी जीरो थी, सॉरी मुझे हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी v थी, और मुझे हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ बचती नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका डिसेलरेशन हुआ है, इन अदर वर्ड्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इसका एक एक्सेलरेशन हुआ है, एंड दैट एक्सेलरेशन इनटू मास विल बी इक्वल टू द फोर्स दैट आई हैव अप्लाइड। तो मैं dm मास का जो पानी है इसके ऊपर F इक्वल टू ma लगाने की प्लानिंग करके चल रहा हूं। तो अभी देखो, एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में है, ये तो हमें पता ही है। अब अगर आप इसके ऊपर F इक्वल टू ma लगाते हो सपोज, तो F की जगह तो खैर F ही रखेंगे, वो तो हमें निकालना ही है। मास है इसका dm, ये भी चीज ध्यान से देखो कि मास की जगह m मत रख देना, बिकॉज आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, आप इस पूरे पानी का नहीं बना रहे हो। पूरा पानी नहीं रुक रहा है dt टाइम में, ये वाला पानी तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। dt टाइम में डिसेलरेशन किसका होता है, डिसेलरेशन खाली ये dm वाले पीस का होता है। तो इसीलिए मैं dm वाले पीस का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। और एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि v माइनस जीरो, और ये कितने टाइम में हो गया है, ये सारा का सारा खेल dt टाइम में संपन्न हो गया है। प्लस माइनस साइन मैंने इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए सारे के सारे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो F हो जाएगा आपके पास v इंटू डी एम बाई डी टी। ये आप देख लो कि इस तरह की इक्वेशन हमने पहले भी देखी थी, फिर रिमेंबर न्यूटन्स लॉ के टाइम पे। न्यूटन्स लॉ के टाइम पे हमने देखा था कि कोई चेन अगर मूव कर रही है तो उस मूविंग चेन को रोकने के लिए या स्टेशनरी चेन को मूव कराने के लिए हमें जो फोर्स लगता था वो फोर्स कुछ इसी तरीके का होता था। ये सेम इक्वेशन हमने एक तरह से दोबारा डिराइव कर लिया। और डीएम आप देख लो, डीएम अगर आप देखोगे तो हो जाएगा रो, मास क्या हो जाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हो डीएम को। और फर्दर अगर आप सॉल्व कर लो तो यू कैन सी कि डी वॉल्यूम बाई डी टी, तो वही पुरानी चीज है जिसको हम रेट ऑफ फ्लो बोलते थे, क्यू जिसको अपन बोलते थे डी वॉल्यूम बाई डी टी, ये वही चीज है। तो देयरफॉर डी वॉल्यूम बाई डी टी है रेट ऑफ फ्लो, इसकी वैल्यू होती थी ए इंटू वी। तो इसको अगर आप जरा सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वी रो तो था ही, और ये हो जाएगा ए इंटू वी। तो यू कैन इजिली सी कि ये हो जाएगा रो ए इंटू वी स्क्वायर। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और ये फॉर्मूला है जो हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर बड़ा काम आता है कि अगर एक फ्लोइंग लिक्विड है, लिक्विड फ्लो करके आ रहा था आपकी तरफ, और इस लिक्विड की स्पीड मान लो थी v, इसका पानी का क्रॉस सेक्शनल एरिया a था, और इसकी डेंसिटी अगर रो थी, तो ये तीनों चीजों को मिला दोगे अगर इस तरीके से, तो ये मिल जाएगा कि आप ये बन जाएगा कि आपके ऊपर ये कितना फोर्स लगाएगी इफ यू आर प्लानिंग टू स्टॉप इट। तो ये आपके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वी हैव गॉट दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, एंड यू कैन इजीली सी कि काम का फॉर्मूला है। कॉमन सेंस से भी देखोगे तो ठीक है भाई, जो लिक्विड आपके ऊपर आ रहा है वो ज्यादा डेंसिटी का था तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगाएगा। बड़ा जो पाइप, पानी की जो धार आपके ऊपर आ रही थी वो पतली सी थी तो ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, मोटी सी धार आएगी तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगेगा। और लास्टली स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पीड अगर ज्यादा होगी तो आपके ऊपर तगड़ा फोर्स लगने वाला है। तो ये जो रिजल्ट है, ये वी डी एम बाई डी टी हमारा पुराना रिजल्ट था जो हमें पहले से ही पता था,
और ये जो रिजल्ट है जो अभी हमने डिराइव किया है दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और किसी भी मूविंग लिक्विड को रोकने के लिए आपको इतना फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। एंड यू कैन इजीली सी कि इसका उल्टा भी चलेगा, कि अगर मान लो सपोज उल्टा होता कि लिक्विड स्टेशनरी होता और मुझे उसको मूव करना होता, जैसे अगर मान लो लेट अस से कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पे वैसे तो पूरा पानी भरा है इसके अंदर स्टेशनरी, और यहाँ मैंने कुछ पंप टाइप का लगा दिया है और इस पंप का काम है कि पानी को ऐसे फेंकने वाला है। यो एक पाइप से कनेक्टेड है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और पंप का काम यह है कि पानी को एक स्पीड वी से फेंकने वाला है। तो ये जो पंप है, ये पंप भी इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स आपका 100% यही होगा। आप कैलकुलेट करके भी चाहे तो देख लो, ऑल्दो इट्स नॉट रियली नेसेसरी, यू कैन इजीली सी कि अगर चलती हुई चीज को रोकने के लिए आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है तो ऑब्वियसली रुकी हुई चीज को चलाने के लिए भी आपको वही सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला रुके हुए पानी को मोशन देने के लिए या मोशन में जो पानी है उसको रोकने के लिए, जो भी केस आप देखते हो उसके लिए आपका कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, उसका ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। ध्यान रखना, रो ए इंटू वी स्क्वायर। और पूरी हाइड्रोडायनेमिक्स में बर्नौलीज थ्योरम के साथ मिक्स करके, बिना उसको मिक्स किए भी इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स बनाते हैं। बिकॉज आप देख लो कि बर्नौलीज थ्योरम हमें क्या देती है। जनरली इन मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स हमें पता है कि बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालते हैं। ये v हमें मिल जाता है बर्नौलीज थ्योरम से। तो अगर स्पीड ऑफ इफ्लक्स बर्नौलीज थ्योरम से मिल जाता है और उसको रो ए वी स्क्वायर में डाल दो तो हमें एडिशनली ये पता चल जाएगा कि ठीक है भाई, जो पानी निकल रहा है उसके साथ एसोसिएटेड फोर्स कितना है, ये हमें और पता चल जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो सपोज हमने जो बिल्कुल बेसिक केस देखा था स्पीड ऑफ इफ्लक्स वाला, कंटेनर है, मान लो सपोज कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है अप टू हाइट h, इसकी डेंसिटी है रो एटसेट्रा एटसेट्रा। कंटेनर के बॉटम पे मैं एक होल कर देता हूँ, छोटा सा होल है, इसका एरिया है ए नॉट। हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी वो अप्रोक्सीमेटली √2gh हो जाएगी इनिशियली। अब मान लो सपोज मैं आपको बोलता हूं कि इस केस में पानी तो बाहर निकल रहा है, इस केस में जो पानी बाहर निकल रहा है वो कंटेनर के ऊपर एक बैक डायरेक्शन में बैक फोर्स कितना लगाएगा। तो आप देख लो कि जब तक ये पानी कंटेनर के अंदर था तब तक तो ये सारा का सारा पानी स्टेशनरी था, और अगर ये एक साइड से ऐसे बाहर निकलना शुरू हो गया तो यू कैन इजीली सी दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर कमिंग आउट हैव गेन्ड सम मोमेंटम इन राइटवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आपने राइटवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन किया है तो मतलब किसी ने तो आपको राइटवर्ड डायरेक्शन में पुश किया होगा। राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर आपने मोमेंटम गेन किया है तो इसका मतलब है कि जो कंटेनर है पूरा का पूरा या रेस्ट ऑफ द वाटर है उसने इस पानी को राइटवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है, तभी इसका फ्लो बन गया है राइटवर्ड डायरेक्शन में। और ऑब्वियसली अगर कोई आपको पुश करेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से आप उसको वापस पुश करोगे सेम फोर्स से। तो यू कैन इजीली सी कि जो पानी बाहर जा रहा है और जो रेस्ट ऑफ द सिलेंडर है इनके बीच में एक पुशिंग का फोर्स होगा, एंड दिस फोर्स विल बी गिवन बाय रो ए मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। जो फॉर्मूला हमने निकाला था इसका यूज करके आप ये फोर्स निकाल सकते हो। और अगर फर्दर मान लो सपोज बोल देते हैं कि ये जो कंटेनर है पूरा का पूरा, अब की बार ये कंटेनर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा था, तो इस कंटेनर का क्या होगा। कंटेनर का वही होगा जो उस केस में होता है कि अगर आप एक बैलून में हवा भरते हो और उसको बांधे बिना छोड़ देते हो तो हवा निकलती है बैलून के इस तरीके से और बैलून पूरे के पूरे रूम में घूमता रहता है, और यू कैन इजीली सी कि वो बैक फोर्स की वजह से मूव करता है। उसी तरीके से अगर ये कंटेनर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है तो ये कंटेनर पीछे के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इट विल हैव सम एक्सेलरेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और वो कितना एक्सेलरेशन होगा क्या होगा वो सब हम आराम से निकाल सकते हैं। यू कैन इजीली सी कि एक सेकेंड के लिए जरा ये पहले फोर्स निकाल लेते हैं। पानी की डेंसिटी, कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वी स्क्वायर विल बी सिंपली 2gh। ये कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2a0g रो इंटू एच, या तो आपको मिल जाएगा फोर्स। पानी के और कंटेनर के बीच में ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो आ गया। और अब अगर मान लो आपको ये चाहिए कि कंटेनर का पीछे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंटेनर,
और ये फोर्स हो जाता है 2a0 g रो h अपॉन जो भी कंटेनर का उस इंस्टेंट के ऊपर मास है। इस तरीके से कंटेनर के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सब हम आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि ये जो एक्सेलरेशन वाला जो लास्ट वाला पार्ट था, इसको सॉल्व करते टाइम मैंने एक छोटा सा एजम्पशन ये ले लिया है दैट एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर इज नॉट वेरी लार्ज, बिकॉज आप ये भी देखो कि अगर कंटेनर का एक्सेलरेशन तगड़ा होगा तो फिर ये एक्सेलरेटेड कंटेनर वाला सिचुएशन बन जाएगा, जिसमें अगर पानी के ऊपर एक सूडो फोर्स भी लगेगा इस डायरेक्शन में, तो उसको भी आपको कायदे से कंसिडर करना चाहिए था। लेकिन अगर मान लो सपोज कंटेनर भारी है, बड़ा हल्का सा एक्सेलरेशन होता है, तो उसकी वजह से ये सूडो फोर्सेस वगैरह जो लगेंगे उसको हम नेग्लेक्ट भी वैसे कर सकते हैं, और अगर कंसिडर करना है तो कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट कोर आइडिया ये है कि ये जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का यूज करके हमने रफली अभी देखा है कि इस फोर्स का यूज करके बर्नौलीज थ्योरम के साथ उसको मिला के किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स बनाने वाले हैं। अभी ये तो खाली एक बड़ी रफ सी प्रॉब्लम थी जिसको हमने बड़े रफ तरीके से थोड़ा बहुत देख लिया है, बट आगे इसी आइडिया को यूज करके हम काफी सारे और एग्जांपल्स बनाने वाले हैं। और अभी हम देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम के कई सारे जो बड़े अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं वो ये F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर के साथ मिक्स करके बनते हैं। तो चलो अभी आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये मिक्सिंग वाले और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। कट।